हमारी तो सरस्वती से हमेशा प्रेम गाथा कहते हैं ना रही हुई है। अतिथि देवो भव जो हम करते हैं, कभी कभी अतिथि बहुत डेंजरस होते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ आपके लिए ज़मीन का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो ये हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है। इनको गाय का मांस खिला दो। उन्होंने अनंतनाग में मंदिरें हमारे जलाई थी। लेकिन कहती हूँ हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। पहले तो जब वो क्लिप मैंने देखा अरविंद केजरीवाल का, IIT के पढ़े हुए हैं, कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारे दर्द का। तो अरविंद केजरीवाल को भी पता नहीं था कि ये देख रहे हैं कश्मीरी पंडित, और आह जब लगती है ना, आह जब लगती है तो वो आह बहुत बुरी होती है। नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका VM TV पर। कश्मीर फाइल्स मूवी आजकल बहुत चर्चा में चल रही है। आपने भी हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक और कश्मीरी पंडित से मिलने आए हैं। ये मैडम कश्मीरी पंडित हैं जिनकी परवरिश पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर हुई है, पूरी दुनिया में अलग स्थानों पर ये रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर से काम कर रही हैं। मैडम, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। एक्चुअली जब ये 1990 के बाद जब एक्सोडस हुआ था, तो कोई एक्सोडस कहते हैं, हम उसको जेनोसाइड कहते हैं, पर इंडिया में पूरे भारत में उसको सब एक्सोडस कहते हैं, पर इट वाज अ जेनोसाइड। तो जब ये जेनोसाइड हुआ था तो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर में कुछ लोग जमा, इंटेलेक्चुअल्स कहो या एजुकेटेड कहो, बिकॉज आजकल इंटेलेक्चुअल वर्ड करना स्यूडोइज्म के साथ चला जाता है, तो आई विल से एजुकेटेड इंडियंस ने साथ मिलके एक ग्रुप बनाया था। तो उस ग्रुप में वो जब पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे और कुछ करना चाहते थे, ताकि वहाँ के लोगों के बीच में क्या हो रहा है और इनको हम कैसे जोड़ें रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बाकी देश के साथ। तो ये ग्रुप बन गया, आई थिंक अबाउट 10 या 12 साल पहले बना हुआ है ये ग्रुप। और इसने स्टडी करना शुरू कर दिया कि कश्मीर था क्या पहले, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो मेजॉरिटी वहाँ की है, तो हम क्यों ना, इसके ऊपर बहुत विचार है कि वहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी है और हम उनको कॉलोनी बना के रखते हैं। ये बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। कश्मीरी पंडितों पर आरोप लगता रहा है कि वो उन्हें ऑपरेस करते थे सभी पर। हाँ, ये भी कई जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक कहा कि कश्मीरी पंडित एलीट थे, उन्होंने उनकी ज़मीनें छीन ली थी और उनको एक चीज़ याद रखना कि कश्मीरी पंडित, जब हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट 14% से कम थी, तो कश्मीरी पंडितों की लिटरेसी रेट 85% से ज़्यादा थी। तो हम जब पढ़े लिखे लोग थे, तो जब भी कोई भी राजा राज करता था तो वो उसे हमारी ज़रूरत पड़ती थी। और उन दिनों तो, आजकल तो आपको कार देंगे या कुछ देंगे, फ्लैट देंगे, उन दिनों ज़मीन देते थे राजाओं। तो हमारी जो ज़मीन है हमने किसी से छीनी नहीं है। हमें जो उन दिनों उन समय के राजा होते थे वो देते थे, हमारी काबिलियत पे, हमारी पढ़ाई पे, हमारे काम पे हमें वो ज़मीन मिलती थी। तो ये सब जो गलतफहमियाँ फैल रही थी, तो उसके लिए ग्रुप बन गया कि सच्चाई क्या है, वहाँ की सच्चाई है क्या। तो जब सच्चाई को पढ़ते पढ़ते काफ़ी लोग इसमें जुड़ते गए, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, MBA हैं, बिजनेस पीपल हैं, तो सब ने मिलके कहा कि हम इसमें देशभक्त हैं। सबसे ज़रूरी है कि वो सारे देशभक्त थे। तो उनका प्यार सबके साथ था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, प्यार वो सबको करते थे। तो वो चाहते थे कि सबको जोड़ें, पर कैसे जोड़ें, तो उसके लिए ग्रुप ने स्टडी, इसलिए इसका नाम स्टडी सेंटर है। ओके मैम, थोड़ा पीछे पास्ट में चलते हैं। जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा ये जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का ये 7th एक्सोडस है, पहला 1319 में हुआ था। इसके विषय में हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर में जुड़ी हुई हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, कश्मीरी पंडितों के हक़ के लिए आप लड़ रही हैं। इस पहले एक्सोडस के विषय में जनता को बताइए। और एक और बात, इसमें वो बट मज़ार वाली बात इसमें जुड़ी हुई है। बट मज़ार वाली बात भी इसी से जुड़ी हुई, जो मैंने, नहीं, वो औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ था। एक्चुअली सारी दुनिया, सारे लोगों को देश में ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि ये हर हमेशा इस्लामिक स्टेट था या इस्लामिक रीजन था, बिकॉज़ ये स्टेट तो था नहीं पहले से, ये रीजन था।
पर अगर आप नीलमत पुराण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें राजा जन्मेजय ऋषि रेशमपायन से पूछते हैं, जब महाभारत हुआ था तो कश्मीर के राजा कहाँ थे? बिकॉज उन दिनों हर राजा किसी न किसी के साथ साइड लेके उसकी तरफ से युद्ध करता था, तो कश्मीर तो तब भी कश्मीर था। फिर आप देखिए तो उसके इसलिए ये ऋषि कश्यप का जब वहाँ हुआ था, जिन्होंने ये कश्मीर तब भी कश्मीर था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आज, ये किसी के लिए ये ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है। और ज़मीन का टुकड़ा ये कब से हुआ? जब 1319 नहीं था, 1339 में जब पहला इस्लामिक रूलर वहाँ आया, शामीर और रिंचन जो पहले थे, रिंचन तिब्बत से आया हुआ था, शामीर स्वात से आया हुआ था। उनको जो वहाँ के सुदेव थे राजा, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और उनको जागीर भी दी हुई थी कि अतिथि देवो भव जो हम करते हैं। कभी कभी अतिथि बहुत डेंजरस होते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए बच्चों को कि आगे भी ये समझना चाहिए अतिथि देवो भव हमेशा नहीं होते हैं। तो इनको जब दिया तो इन्होंने उसी सुदेव को स्कीम करके थोड़े टाइम समय के बाद ले लिया राज, और अब धोखे से मार कर हड़प लिया, जो कि होता है जब राजाओं के बीच में लड़ाई होती है या जब पॉलिटिक्स होता है तो यही होता है। फिर जो पहला आया तो कहते हैं कि उन्होंने कन्वर्जन, ये तब तक 100% हिंदू था, बुद्धिज़्म भी था वहाँ, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म 2 या 3 BC के पहले लाया हुआ था कश्मीर में। तो कहते हैं वहाँ 4000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। सो देयर वाज बुद्धिज़्म, शैविज़्म, क्योंकि अभिनव गुप्त भी वहाँ पैदा हुए थे, 8th और 9th सेंचुरी में वो भी पैदा हुए थे, उन्होंने कश्मीरी शैविज़्म लाया था। तो कश्मीर तो हिंदुओं की, तो मैं तो ये कहती हूँ आपके लिए ज़मीन का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो ये हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है। तो फॉर मी इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड। मुझे मेरे पुरखों की ये इतने 5000 सालों से पुरानी है हमारी संस्कृति चल रही है वहाँ पे। तो ये जो इन लोगों की आपके पाणिनि का जन्म वहाँ हुआ था, करेक्ट, आपके पतंजलि वहाँ से थे। तो कौन सी चीज़ है जो वहाँ से हमारी संस्कृति की वहाँ से नहीं आई है? आपके शंकराचार्य साउथ से वहाँ गए थे। तो दिस वॉज ऑलवेज, ये पूरा अपने भारत का एक अंग था। और मुकुट जब इसको कहते हैं तो मुकुट लोग अब कहते हैं कि क्योंकि खूबसूरत जगह है, मैं इसको खूबसूरती का मुकुट नहीं कहती हूँ, ज्ञान का मुकुट। ये हमारा ज्ञान का, ये हमारी संस्कृति का मुकुट है। तो कहीं ना कहीं लोग जो असलियत है वो भूलकर आज के प्रोपेगेंडा के इसमें आ गए हैं कि खूबसूरत जगह से, मैं कहती हूँ इसे खूबसूरत जगह है इसलिए मुकुट मत कहिए, ये हमारा ज्ञान का मुकुट है, हमारी संस्कृति की मुकुट है। तो हर भारतीय के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझे कि कश्मीर एक भारत का सब कुछ, वहाँ से फाउंटेन हेड है तुम्हारा, तो तुम इसको कैसे इग्नोर या निग्लेक्ट कर सकते हो? सो दैट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज़ कश्मीर फॉर मी। जब आपने बताया कि आप कश्मीर में हमेशा नहीं रही, आती जाती रहती थी, जब आप वहाँ जाती थी बचपन में, तब वहाँ कैसा माहौल था? बच्चों में क्या माहौल था? क्या ऐसा कुछ लगता था कि कट्टरवाद उन्हें बचपन से सिखाया गया, या बड़े ही करते थे, बच्चे नहीं करते थे? कैसा माहौल था? देखिए, अर्ली टाइम्स में हुआ क्या था, क्योंकि ये हमारा ही खून था जो कन्वर्ट हो चुका था। ओके, 100% मैंने आपको पहले भी कहा, ये 100% हिंदू था। तो जब उन्होंने पहले कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, अगर आप कन्वर्ट की स्टोरी भी सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आश्चर्य और अजब भी लगेगा। जब वहाँ का एक आए थे, तो जब इनको कन्वर्ट करते थे ये रिकन्वर्ट हो जाते थे हिंदुज़म में, क्योंकि लंबा ड्रेस पहनते थे, तो औरतें उसके अपने लंबे ड्रेस के अंदर अपनी धर्म की किताबें छुपा देती थीं। तो किसी ने पूछा कि भैया हम इनको रिकन्वर्ट करते हैं, फिर से रिकन्वर्ट कैसे होते हैं? तो कहा कि ये लोग अपनी किताबें वहाँ छुपाते हैं और फिर ये लोग आपके जाने के बाद अपना धर्म करते हैं फिर से। तो कहा तो फिर इनको क्या करें? तो उन्होंने कहा इनका एक ही गुनाह है जो 7 जन्मों तक माफ़ नहीं होता, इनको गाय का मांस खिला दो। तो उस समय भी ये जो आपने अभी विवेक अग्निहोत्री के फिल्म में वो देखा, उसको खून का चावल खिलाया, इनका ये जो सेडिज्म था वो तब भी था
तो इन्होंने क्या किया कि गाय कटवाई मर्दों से, औरतों से पकाने को बोला और खिलाया फैमिली को। तो जब खिलाया तो बाकी हिंदू जो नहीं कन्वर्ट हुए थे वो इनको वापस नहीं ले रहे थे। तो इस तरह से कहते हैं कि एक ये स्टेज आया। कश्मीरी पंडितों में एक कहावत है कि काहे घर रुद, दैट मीन्स क्या 11 ही घर बच गए। तो हम 11 ही घर बचे थे एक ज़माने में, क्योंकि हमें जब भी अत्याचार करते थे हम भाग जाते थे। ये जो आप लोग सेइंग सुन रहे हो ना आजकल जो चल रहा है, रेलियो चलियो तो गलियो, इन अ वे ये तब भी था, या तो कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो भाग जाओ। तो कश्मीरी पंडित तो भाग रहे हैं। हम तो 1339 से भाग रहे हैं। कोई मुझसे कहता है कि ये आपका 7th एक्सोडस नहीं है, ये 6th है। मैं कहती हूँ 6, 7, 8 के नंबर पे मैटर नहीं करता, पर आपने मुझे अपनी धरती से अलग किया है। जहाँ मेरे पुरखों की आत्माएं हैं वहाँ से तुम मुझे अलग कर रहे हो। चाहे तुम मुझे एक बार करो, 2 बार करो, पर तुमने किया तो है। पाप तो तुम्हारे सर पर है ना इसका। So that's what we try to say to people कि भैया this is not done। वो एक गीत आपने सुना होगा ना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हाँ। उसमें ये मतलब ये गीत में कहा जाता है कि हम भी देखेंगे। जब जुल्म सितम, वो ऊपर वाला भी देख रहा है इन सब जुल्मों को जो कर रहा है, ऊपर वाला भी जुल्मों का हिसाब तो बिल्कुल लेगा। एक्चुअली किसी को सज़ा मिले, कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा दुख तो होता है इस बात का, क्योंकि जब भी मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे अपना खून दिखता है वहाँ पे। चाहे भटका है या बिगड़ा है या टेररिज्म है, जो भी है पसंद नहीं है मुझे, लेकिन मैं देखती हूँ कि बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद इसलिए हुए वहाँ, जब आपने पूछा पहले सवाल आपका ये था कि वहाँ क्या होता था, वहाँ के लोग इतने एग्रेसिव नहीं थे। हाँ, कोई थे जिनका विचार था 47 के बाद कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है धर्म के लिए, पर वो तो अब भी आपके जायचन बहुत जगह हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो भी तो काफ़ी हिंदू हैं। तो कोई ना कोई तो होता है जो देश को तोड़ने की बात करता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देश को जोड़ने की बात करते हैं, यू नो। और देश जुड़ा इसलिए रहता है क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन है, उसके जो नागरिक हैं वो जागरूक होते हैं, यू नो। तो वहाँ भी चल रहा था 47 तक भी, पर 47 के बाद भी क्वाइट थे। लड़ाई झगड़े इतना, कहते हैं कत्ल नहीं होते थे वहाँ पे। टिल 1975 तक कत्ल ऐसे नहीं हुआ था किसी का। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के निगलेक्ट से और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स से फॉर पावर कंट्रोल एंड पर्सनल बेनिफिट बाय 2-3 फैमिलीज़ का बेनिफिट जो हो रहा था, बिकॉज ऑफ 370 के कारण सेंटर वहाँ जो ह्यूमन राइट्स के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आते थे वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। तो वो तो अपना, इसीलिए तो 35A भी आया। 35A क्यों आया? डिस्क्रिमिनेशन अगेन ब्लेटेंट, ये तो बिल्कुल ही अन्याय आजकल के ज़माने में। वहाँ 35A था, यू नो। और गज़ब की बात ये है कि वहाँ का पॉलिटिशियन, वहाँ की लेडी पॉलिटिशियन भी उसको सपोर्ट कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी सपोर्ट किया, वो फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है। मीन्स इतना पॉलिटिक्स और इतना पावर हंगर और इतना खुद का बेनिफिट के बारे में वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस बन गए, क्योंकि उनको पता था कि कंपटीशन में वो कहीं जीतेंगे नहीं। उन्होंने उस स्टेट और लोगों को इतना कमज़ोर बना दिया, यू नो, कि भीख मांगे बिना कुछ होता नहीं है। गलत तरीके से पैसे बना, करप्शन इज़ द हाईएस्ट देयर, करप्शन के बिना वहाँ कुछ होता नहीं। तो ये बर्बाद कर दिया उन्होंने वहाँ के लोगों को, जो कि बुरे नहीं थे। लोग कभी बुरे नहीं होते हैं, इनको बुरे या तो धर्म के जो होते हैं संभालने वाले, मैं नाम किसी धर्म का नहीं लूँगी, या तो उनके पॉलिटिशियंस लीडर्स होते हैं। कोई पैदाइशी बुरा नहीं हो सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, यू नो, दैट लोग ऐसे नहीं हो। तो वहाँ ये था नहीं, पर धीरे धीरे क्रीप इन होता गया फॉर पॉलिटिक्स के कारण ये क्रीप इन होता गया। ड्रग्स आ गए। अगर आप 2008 UN रिपोर्ट देखेंगे, ये 2008 का रिपोर्ट था जो मैंने देखा था। मैंने सोचा इतना कहाँ से वहाँ एग्रेशन आ गया, लोग तो वैसे थे नहीं बेसिकली। तो बिकॉज 70,000 ड्रग एडिक्ट्स इन द वैली इटसेल्फ, which is just 15,000 square kilometers. Means can you imagine in 2008 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक स्टेट का एक रीजन है जो ड्रग एडिक्ट से भरा हुआ है 7, और उसमें से 25% are women,
तो ये इन्होंने बर्बाद इन पॉलिटिशियंसों ने उनको कर दिया है वहाँ पे। सो पहले तो ऐसा नहीं था। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू भी इसके बारे में। अच्छा मैम, हमने भी कुछ दिन 1-2 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित और हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो वहाँ के जो बच्चे थे उनको तिलक लगाने पर या उनके धार्मिक चीज़ों को प्रैक्टिस करने पर उनको टॉन्ट किया करते थे, अब्यूज़ किया करते थे, एक तरह से उन्हें बहुत ताने मारते थे, परेशान करते थे। आप जब छोटी थी, आप जब कश्मीर जाया करती थी, अब चूँकि आप भारत से होकर उस कश्मीर में जाए, भारत के अन्य हिस्से से जा रही हैं, तो उन लोगों का क्या रुख होता था उस समय? जो वहाँ के बच्चे थे, वहाँ के बड़े थे, उनका कैसा व्यवहार होता था? देखिए उस समय आई एम टॉकिंग ऑफ द 70s, जब हम जाते थे 70s में जाते थे। तो आपसे जिसने बात की होगी वो 80-90 का होगा बॉर्न, तो उसका तो वो फ़र्क पड़ता है। 70-80 की उनकी पैदाइश। हाँ पैदाइश है, पर जब तक वो बड़ा हुआ तो 90s तक पहुँच गया होगा। करेक्ट। तो मैं आपको बात करें जब 70s में हम जाते थे तो 70s में ऐसा था कि हाँ बच्चे कभी कभी बोलते थे कुछ चीज़ जो गलत, जो मैं बाहर से जाती थी तो मुझे थोड़ा फ़र्क लगता था कि दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, इस तरह से किसी पर वो कभी, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं था। आपका दिमाग और दिल और आत्मा तब खुलती है जब आपका एक्सपोजर होता है। तुम एक कुएं में रह रहे हो वहाँ तुम्हें वो मौलवी तुम्हारा दिमाग मदरसा में बर्बाद कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपना देख रहे हैं, वो सेंटर में जाके देशभक्ति की बात करते हैं, यहाँ आके अलग बात करते हैं, तो और उसका खुद का एक्सपोजर नहीं है, मीडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ क्या करेगा, उसका क्या एक्सपोजर होगा। पर 90s में मैंने आपसे कहा ना, 90s में क्या हो गया, 89-90 में, एक्चुअली 87 इलेक्शन के बाद 86 में भी हुआ था। 86 में भी उन्होंने अनंतनाग में मंदिरें हमारे जलाई थी, लेकिन मारा नहीं था किसी को, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मारते किसी को। मंदिरें जलाए थे, हमारे मंदिरें जलाते। हाँ कभी कभी धर्म पे थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देते थे। वो बट्टा वॉज लाइक अ स्लैंग, जिसको हम अंग्रेज़ी में स्लैंग कहते हैं ना। बट्टा मीन्स दाल बट मीन्स जो दाल खाने वाला बट्टा है तो पर एक चीज़ है ना, हम जो पंडित थे ना, हमें असर नहीं होता था, क्योंकि हम वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे, हम सरस्वती की तरफ ध्यान देते थे। तो हमारी तो सरस्वती से हमेशा प्रेम गाथा कहते हैं ना रही हुई है, तो हम तो उसी में मस्त थे, हम अपना पढ़ लिख के अपना कर लें। और इन्होंने क्या किया था, 47 से ही धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला आते ही हमारी पहले ज़मीनें छीन ली, फिर हमारी पढ़ाइयों में हमें एडमिशन्स नहीं मिलते थे, क्योंकि वहाँ 30-40% इंटरव्यू पे होता था, जो ये मैनिपुलेट कर लेते थे। नौकरियों में से भी हमें धीरे धीरे निकाला। तो हम तो जवान लोग तो वहाँ होते नहीं थे। हाँ कोई अच्छे घर के लोग बच्चों को बाहर भेज देते थे तो व्हाट वाज लेफ्ट बिहाइंड वाज द टिल यू आर यंग, स्कूलिंग करते हुए, स्कूल करके सारे बच्चे होंगे वो बाहर पढ़ेंगे, फिर हम सारे छुट्टियों में वापस जाएंगे और वहाँ का देखेंगे कि व्यवहार का है। तो छुट्टियों में तो हम अपने ही इससे धुन में होते थे। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत बोल देते तो हम इतना दिल को नहीं लेते हैं, इग्नोर करते थे इग्नोर करते थे कि पागल हैं बोल रहे हैं मीन्स इससे थोड़ी कुछ होता है। तो कोई मुझे कहे कि तू हिंदुज़म में, मुझे थोड़ी असर होने वाला है, मैं हिंदू हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई नो माई हिंदुज़म, आई नो वेयर आई कम फ्रॉम। तो वो मुझ में वो विश्वास अगर हो तो उनके बोलने से डगमगाएगा नहीं मेरा विश्वास। तो दैट्स वाई वी इग्नोर्ड देम, कि अगर किसी स्टेटमेंट भी किए तो उन्होंने। पर हाँ ये है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मैच होती थी तो पाकिस्तान की तरफ होते थे तो वो दीन धर्म जो उनका था उसके ऊपर, क्योंकि उनको मदरसाज में पढ़ाते थे, तो मदरसाज में तो पहले अपना धर्म ही पढ़ाते हैं ना। तो तुम एक बच्चे को क्या कसूर दोगे जब उसकी परवरिश ही गलत तरीके से हुई है। मैं नहीं कहती हूँ कि बड़ा होके आदमी फिर अपनी अक्ल लगाता है पर एक बच्चा तो बच्चा है ना, चाहे वो उनका हो या मेरा हो तो आई ऑलवेज इग्नोर कि बुद्धू है, पागल है, क्या कर रहे हैं बिकॉज वी हैड द फेथ इन द इंडियन सिस्टम एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इसलिए कहते हैं 1990 में जब निकाला भी तो कश्मीरी पंडितों को ये लगा कि हम कुछ महीनों के लिए, ऐसा थोड़ी होगा,
ऐसा थोड़ी होगा कि हमें निकाल दिया और कोई हमारा घर वर छीन लेगा। हमारे घर में भी इतना बड़ा अर्धनारेश्वर तो हम छोड़ के आए ना। अर्धनारेश्वर हमारे मंदिरों से हमने लिया था वो। और मम्मी हमेशा कहती थी जाओ इसको ले जाओ बॉम्बे। मैं कहती मम्मी घर तो आना है ना, तो घर तो आना है तो फिर क्यों यहाँ से ले जाए। तो इसलिए हमें भी नहीं पता था कि हमारी ये हालत होगी। समझ रहे हो, ये जो 90 में हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हेन ऑल द, ये कहते हैं ना चार पिलर्स जो डेमोक्रेसी के होते हैं, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ उन सब ने फेल कर दिया एक पंडित को, क्योंकि हम किसी के वोट बैंक नहीं थे। हम किसी के वोट बैंक नहीं थे। और उस समय की गवर्नमेंट जो कांग्रेस थी, वो आई डोंट थिंक दे वो बॉदर्ड अबाउट कश्मीरी पंडित्स एट ऑल। नेहरू थे वहाँ, वो थे, पर ही वॉज ऑल्सो नॉट सो बॉदर्ड अबाउट कश्मीरी पंडित्स। ये जो हमें कहते हैं ना कि तुम नेहरू, हम नेहरू के नहीं थे, क्योंकि वो तो उसे हमसे इतना लगाव था भी नहीं। वो तो अपने लिए जी रहे थे ना सारे। तो सेंटर हो या स्टेट हो, पॉलिटिशियंस वहाँ के दोनों अपने लिए जी रहे थे। तो बीच में तो हम पिस गए और वो बर्बाद हो गए। हम ज़रूर पिसे पर वो भी बर्बाद हुए, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। तो उनको भी अपने आप को संभालने में बहुत समय लगेगा। सो दिस इज़ द ट्रूथ विच वी हैव टू फेस। अभी आपने जिक्र किया कि जब आप लोग कश्मीर से आए, एक्सोडस जेनोसाइड के टाइम जो कश्मीर से आए, तो आपने अर्धनारेश्वर घर पे ही वहाँ पे छोड़ के आपको आना पड़ा। क्या उसके बाद कभी आप घर गए? नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारा घर जला दिया। देखो वो क्या करते थे, हिंदुओं का घर पहले लूट मार कर लेते थे, फिर जला देते थे। फिर वो मेरी मदर इन लॉ के पास आए और कहने लगे, हम नहीं थे, बच्चे यहाँ नहीं थे। देखो ये तो था कि वहाँ के जो लोग, कुछ लोग, नॉट ऑल बट कुछ लोग थे, उन्होंने क्या करते थे, उनको पता होती थी, वो आए करते थे कि कौन सा घर हमें चाहिए। ये आजकल मैंने सुना था, अभी 2019 के जम्मू में हो रहा था। मैंने जो भी रिसेंटली इंटरव्यू लिया ना, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये पहले से फिगर आउट कर लेते थे कि ये घर मेरा, ये घर इनका। आपको पता है जब मैं जम्मू में थी तब 2019 के पहले, अब नहीं, ये तो शुक्र है इस गवर्नमेंट का जो 2019 में इन्होंने इसको 370 निकाल के थोड़ा ये कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। नहीं तो जम्मू में भी मेरे दोस्तों ने कहा कि घर मांग रहे हैं, हमने कहा हमें नहीं बेचना, तो कहा सीधे सीधे दे दो, आपका घर मार खो चुका है। तो कश्मीर में भी यही किया उन्होंने, वो हमारा घर मांग करते थे। उनको पता था कि बच्चे बाहर हैं। हम उन दिनों नॉर्वे में थे, तो नॉर्वे में तो उन्होंने मम्मी को आके पहले साग सब्जी, नदरू, हमारी जो सब्जियाँ, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ, पर अब तो जला दिया, अब नहीं बेचोगे तो कोई हड़प लेगा। और अगर हम 30 साल से देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें पैसों की भी तो ज़रूरत थी। वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आए थे, तो घर नहीं, बाहर कहीं तो ख़रीदा, अब तो फरीदाबाद में ख़रीदा है अम्मी ने, तो घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ तो पैसे चाहिए ना जीने के लिए। तो कहा कि जो मिलता है ले लो, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमारे। अब फिर हमें विश्वास हो गया था, जब 90 के बाद ये काफ़ी देर रहा, तो 2005 में कहा बेच डालो। शक्ति ये मम्मी मुझसे, मैं कहती थी मम्मी मत बेचो, हम क्यों दें ऐसे मजबूरी में, क्योंकि मैं तो थोड़ी एक्टिविस्ट हूँ ना, तो मेरे में वो खून है गरम। तो मम्मी ने कहा ये तुम्हारी एक्टिविज़म से नहीं चले, बेच डालो, कोई कश्मीरी पंडितों को बचाएगा नहीं, कोई। मम्मी बेचारी को कहाँ पता था कि अभी आएंगे और बचाएंगे भी, पर तब तो ये माहौल था ना कि विश्वास ही टूट गया था, विश्वास ही ख़त्म हो गया था। इसलिए आप देख रहे हैं जब कश्मीर फाइल्स आई तो फिर से कश्मीरी पंडित गॉड कितना रोए हैं। मैं खुद रोई हूँ वहाँ वो देखकर। मैं चुप में अपने पतिदेव कह रही इतना क्यों रो रही है, मैंने कहा सारी वो भूली हुई दास्तान सारी याद आ गई, तो ये सब याद आ गया ना सर। और उन्होंने जो अग्निहोत्री जी ने जो दिखाया है, मैं आपसे कहूँ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसे हमारे दरवाजे पे लिखा था लीव योर विमेन एंड प्रॉपर्टी बिहाइंड, तो मम्मी ने आने नहीं दिया हमको, वापस कश्मीर आने नहीं दिया। हाँ, हम कह रहे हैं मम्मी हम आ रहे हैं ना, आपको निकालने, तुम नहीं आना, मैं खुद ही निकलूँगी। मैं, क्योंकि दरवाजे पे लिखा है लीव योर विमेन एंड प्रॉपर्टी बिहाइंड। बेटी भी है, बहू भी है, एक बेटा है, उसको तो मार देंगे, वो सुना होगा,
तो उसने कहा आना नहीं कोई, हम खुद ही करके आएंगे। वो रात को निकले हैं 3 बजे मसेरे देवर की गाड़ी में, मारुति वैन थी उसके पास। और अगर निकलो ना तो कहीं जगह कोई लोकल ही बता देते थे कि निकल रहे हैं। तो हमें सबसे छुपा के, आपने मदर इंडिया देखी होगी, अगर नहीं आप तो बच्चे देखी नहीं होगी, देखी है वो बहुत, वो दो, मैं कभी सोचती थी जब मैं वो पिक्चरें देखती थी, ये सत्य नहीं हो सकता है कि 2-2 जोड़ी कपड़े लेके लोग भागते हैं। मेरी मदर इन लॉ वैसे ही भागी है, 2 जोड़ी कपड़े लेके, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मासी इन लॉ, मासा इन लॉ, मेरा मासू इनका देवर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बुआ, उसके फूफा और उसके 2 बच्चे एक मारुति वैन में बैठ के भागे हैं। इतने लोग एक मारुति वैन में बैठ के भागे हैं और बानिहाल क्रॉस करने से पहले मुड़े नहीं हैं। बानिहाल क्रॉस करके मम्मी ने कहा पीछे मुड़ के हमने देखा, कि कभी पता नहीं क्या होगा। पर फिर भी मन में तब आशा थी जब भागे थे कि शायद वापस जाएंगे। पर जब साल हो गए और वापस का कुछ हुआ नहीं, तो 2005 में जब वो प्रेशर डाल, और जब मम्मी को मैंने कहा नहीं बेचना है, आप मानोगी नहीं, उस आदमी ने जो तब तक नदरू और मंजा लाता था हमारे घर में और मम्मी को सहानुभूति दिखाता था, उसने कहा मुझे पता है आपके बच्चे कहाँ हैं और कैसे लेना मुझे पता है। आप समझ रहे हैं, सॉफ्टनेस टू थ्रेट। और उसने, और मैं तो पहुंच गई थी उस समय बाला साहब ठाकरे के पास, क्योंकि मैं तो स्ट्रांग उस हिसाब से थी। तो मैंने कहा कि बाला साहब ठाकरे, पर पतिदेव ने रोक लिया, कहा कि देखो पॉलिटिशियन है। और मम्मी ने, जब मम्मी डर गई इतनी, मम्मी ने कहा मुझे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा शक्ति जाने दो, तुम उसको कहते हो हमने बेचा, ये हमने बेचा, ये कहते हैं हमने प्रॉपर्टी बेची, ये बेचना होता है क्या? ना 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 कर रहे, कोई हमारी ना सुनता नहीं है, तो ये बेचना थोड़ी होता है। मैं तो गवर्नमेंट से कहती हूँ हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें डोल नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरे पति का बचपन गुजरा है, वहाँ मेरा बेटा उस मिट्टी के साथ अपने दादाजी से खेलता था, मेरे पुरखों की उस ज़मीन में है आत्मा, तो मुझे वो चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। पर कौन देगा, ये कौन देगा हमें? दिला सकते हो तो दिला दो। अब आपने जो कि पॉलिटिशियंस की बात की मैम, हाल ही में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे डिमांड की गई कि इस मूवी को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दें, और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कह दो विवेक अग्निहोत्री से कि यूट्यूब पे डाल दे, सारे जने फ्री में देख लेंगे। अब आप जानते होंगे कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 83, सांड की आँख और नील बटे सन्नाटा जैसी मूवीज़ को, स्वरा भास्कर की मूवीज़ को इन्होंने टैक्स फ्री किया था दिल्ली में। क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो जब वो क्लिप मैंने देखा अरविंद केजरीवाल का, IIT के पढ़े हुए हैं, आई वॉज शॉक्ड कि बदतमीज़ इतने अच्छे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं हमारे दर्द का। हंसकर, पीछे 2 जन हंस रहे हैं और वो हंस के इसका मजाक, उसको मोदी से अगर दुश्मनी है और उसको अटैक करना है मोदी जी को तो करो, पर हमारा मजाक उड़ा के हमारे दर्द पे। तो अरविंद केजरीवाल को भी पता नहीं था कि ये देख रहे हैं कश्मीरी पंडित, और आह जब लगती है ना, आह जब लगती है तो वो आह बहुत बुरी होती है। और हम तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आते, मैं तो सबसे कहती हूँ हमारा आह मत लेना, ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देगा। तो अरविंद केजरीवाल ने, और फ्री, अरविंद केजरीवाल की तो पूरी कुर्सी ही फ्री पे टिकी हुई है, उसका तो पूरा पॉलिटिक्स फ्री पे ही चल रहा है। पर उसे ये भी कहना है मुझे आपका फ्री में नहीं चाहिए कुछ भी, हमारा दर्द, उसने 200 करोड़ तो कमा ली, ऊपर वाला है ना, देख रहा है ना, 200 करोड़ तो इन्होंने कितने रेड़े डाले उस फिल्म में, कितना ऑब्जेक्ट, पर उसने 200 करोड़ तो कमा लिए ना। तो अरविंद केजरीवाल कौन होता है कि वो किसी के दर्द की मजाक भी उड़ाए या हमें मल्लम भी लगाए? हमें उसकी फ्री की नहीं चाहिए। हम कश्मीरी पंडित बहुत प्राउड हैं अपने आप पे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सरस्वती के पुजारी हैं, हम अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, वो अपने फ्री उनको दे जिनको ज़रूरत हो। हम अपनी, और मैं अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल, एक ज़माने में आपसे सच कहूँ तो मैंने एक्टिविज़म पहले सोचा था जब उन्होंने अपना शुरू किया था ना, तब
तभी मैंने जब जेल भरो उनका आंदोलन शुरू हो गया था, तो मैं गई थी वहाँ सुनने। और जब मैंने सुना उसको पता नहीं है कि हम दूर से हम कश्मीरी पंडित को लगता है, लेकिन हमारी जो सरस्वती होती है हमारे में अक्ल। मैंने उसको दूर से जब स्टेज पे उनको वो नहीं आए थे खुद, मनीष सिसोदिया और वो सारे आए हुए थे, तो दूर से देखा। मुझे एक पॉलिटिशियन की बू जो एम्बिशियस, वो कहता था तब तक मैं एक्टिविज़म में हूँ, उसकी वो बू मुझे दूर से दिखाई दी। मैंने कहा आप तो जेल से छूटोगे, हमें क्या करोगे? अगर ना दिखाना ना दिखा देना, हमें क्या करोगे? तो मैंने कहा आपका प्लान तो कुछ है नहीं, आप खाली जेल भरने के लिए लोगों कहते, मुझे तो आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस दिख रहे हैं इसमें, तो ये तो था। पढ़े लिखे लोगों को तब भी पता चला था अरविंद केजरीवाल इज़ वेरी एम्बिशियस, वो जहाँ भी जाए, पर वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है गलत। हमें 30 साल लगे गलत को सही करने में, मगर सही तो हुआ ना, कोई तो भगवान ने ऊपर से भेज दिया ना जो सही करता है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कहता है, मुझे उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ती, पर उससे हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो हमारे दर्द पे हंस रहा है। उसके विचार वो अपने पास रखे, हमें उसकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, पर वो हमसे माफ़ी ज़रूर इस बात पे मांगे कि वो और उसके 2 कलीग उसके पीछे जो बैठे हुए थे वो हम पर हंस रहे थे। मैम, आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, जब से 370 हटा है तब से क्या आप में और जो बाकी कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी कैंपों में रह रहे हैं या अलग अलग जगहों पे जाके सेटल हो गए, क्या उनमें एक उम्मीद आई है कि एक दिन हम वापस जाएंगे? क्या एक लगता है, एक ये उम्मीद खोती हुई नज़र आ रही थी मुझे। मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में 2019 से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला है, आप कहिए अभी तो मेरी उम्र 21 साल है, 2011-12 से मैं पढ़ता आ रहा हूँ कि मैं इतिहास को बहुत पढ़ता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या किया गया। तो मुझे लगा कि कश्मीरी पंडितों ने अपना एकदम से होप ही खो दिया कि हमारा कभी कुछ अच्छा हो पाएगा। जब से 370 हटा, क्या कोई होप फिर से ज़िंदा हुई है? ऑफ कोर्स हुई है, बहुत होप। मीन्स हमें लगता है अब हम साथ न्याय होने वाला है, अब हमारे साथ न्याय होने वाला है। हमने, आप सच कहते हैं, हमने होप खोई थी। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, जब कोई आया ही नहीं तो 2005 में हमने भी बोला, मम्मी ने कहा जाने दो प्रॉपर्टी, कोई बचाएगा नहीं। लेकिन मुझे आशा थी बिकॉज मैं मम्मी से छोटी थी, आपको मुझसे ज़्यादा आशा होगी क्योंकि आप मुझसे छोटे हैं, आप सही समय पे आए हैं। पर ये गवर्नमेंट ने हमारी तरफदारी नहीं की, ये मैं आपसे साफ कहूँ। जितना हमसे अन्याय हुआ है उतना अभी तक न्याय नहीं हुआ है, ये मैं आपसे साफ कह रही हूँ। पर मैं इतना समझती हूँ कि हर चीज़ को सुधारने में समय लगता है, पर आशा बहुत है इस गवर्नमेंट से। हम आपस में भी कहते हैं अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये खाली मैं कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं कहती हूँ, मैं देश के लिए कहती हूँ कि ये दस्तक हमारे वहाँ 30 साल पहले हुई थी, तुम्हारे दरवाजे पे अब होगी अगर सतर्क नहीं हो जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लोगों को सपोर्ट भी करना है और लोगों की आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए, पर हाँ, ये गवर्नमेंट सही कर रहा है, सबके साथ न्याय कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली हमारे साथ कर रहा है, उनको नहीं कर रहा है, उनका भी कर रहा है, पर जो सही है वही कर रहा है और सही ही होना चाहिए। कहते हैं ना, जो लीडर होते हैं ना, उनके अटैचमेंट्स नहीं होते, वो खाली न्याय करना जानते हैं और उनको न्याय में करना होता है। और हाँ, इस गवर्नमेंट पे हमें बहुत आशा है, बहुत आशा है। पर सबसे बड़ा तोहफा ये तब होगा कि जब हमें अपने घरों में, फ्लैटों में नहीं, हम फ्लैटों में नहीं जाएंगे, हमें अपने घर चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, क्योंकि मैं उस ज़मीन से जुड़ी हूँ। फ्लैट तो मैं कहीं भी खरीद सकती हूँ, पर मुझे उस धरती की ज़मीन चाहिए, जहाँ मैं मिट्टी में अपने किचन गार्डन लगाते थे हम लोग, जहाँ मेरा बेटा शाम को अपने दादा के साथ खेलता था, वो अपने गार्डनिंग करते थे, वो खेलता रहता था उस मिट्टी के साथ। हमें वो मिट्टी चाहिए अपनी, यू अंडरस्टैंड, बट वेरी होपफुल, वेरी वेरी होपफुल। मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे आप लोगों में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है, बहुत बड़ा दर्द अपने सीने में लेकर भी एक मुस्कुराहट के साथ किसी का स्वागत करना। मैंने देखा दर्शकों, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैडम से मिलने, मैडम कुछ काम में व्यस्त थी,
मेरे लिए नाश्ता आ गया, मेरे जो कैमरामैन है देव उनके लिए भी नाश्ता आ गया। काफ़ी काइंडली, काफ़ी पोलाइटली मैडम से मैंने जब भी बात की बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ मैडम ने बात की। और ये जो होता है ना मैम, यही इंसान को बड़ा बना देता है। इतना दर्द लेकर सीने में अपनी ज़मीन, अपने घर को छोड़कर कैंपों में रहना, ठंड में रहने वाले लोग मुंबई की गर्मी में आकर रह रहे हैं, कहीं गर्मी में रह रहे हैं, ये एक दर्दनाक चीज़ है। उसको झेलने के बाद भी आप लोग ने अपनापन बनाया है, ईश्वर ने देखा है। और इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि एक दिन आप वापस कश्मीर जाएंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपका हक मिलेगा, इस शो को मैं आज यहीं एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।